सामने आ रही है कि बांग्लादेश के अंदर एक बार फिर से तख्ता पलट की तैयारी हो रही है। बांग्लादेश के आर्मी चीफ ने आज इमरजेंसी मीटिंग कॉल कर ली है और मोहम्मद यूनुस बांग्लादेश में चल रही टेंशन पर आज कौम से खिताब करेंगे। बांग्लादेश में 2024 में शेख हसीना वाजिद का तख्ता पलटा था, जिसके बाद बांग्लादेश अभी तक सियासी और मौशी बहरान से बाहर नहीं निकल पा रहा। तो यहाँ सवाल ये खड़ा होता है कि अब बांग्लादेश में किसका तख्ता पलटने वाला है, क्योंकि फिलहाल बांग्लादेश के अंदर मोहम्मद यूनुस की सरकार काम कर रही है। इसी मुद्दे पर बात करेंगे आज की इस वीडियो में, तो आइए चलिए हमारे साथ। देखें, जो पहला तख्ता पलट हुआ था ना, वो तख्ता पलट इनके गले पड़ गया है। अब दूसरी बात यह है कि वकारुज़्ज़मान साहब जो उनके आर्मी चीफ है ना, ये जून में आए थे। आई थिंक 23 जून 2024 को उन्होंने ऑफिस जो है वो होल्ड किया था। अब ये देखें कि उस वक्त से इन्होंने एक इनकलाब उसको कामयाब बनाया। अब मसला यह है कि जो आर्मी चीफ है ना, आर्मी चीफ को आपने खबरों में भी सुना होगा कि आर्मी चीफ क्लोज रिलेशन में है शेख हसीना वाजिद के। अब इन्होंने जो पहला तख्ता पलट किया था, इन्होंने शेख हसीना वाजिद को दौड़ाने में, क्योंकि वो जो आप ये कह लें इनकलाबी लोग थे, वो तो शेख हसीना वाजिद को डिटेन करना चाहते थे बांग्लादेश में, लेकिन उन्होंने उसको हेल्प की, उनको वहाँ से निकलवा के इंडिया में भेजा। अब दूसरी बात, उस वक्त से लेके अब अगस्त में, ये मैंने आपके साथ अक्सर बात करते हुए मैंने कहा था कि ये जो इनकलाब, ये जो खूनी इनकलाब बांग्लादेश में है ना, ये कामयाब नहीं होगा। उसकी रीज़न ये है कि इसमें कोई पॉलिटिकल थॉट्स नहीं है, सियासी दिमाग इसमें है ही नहीं, कोई सियासी रहनुमा इसको लीड ही नहीं कर रहा था। सिर्फ और सिर्फ स्टूडेंट, या आप ये कह लें कि वो जो ओबाश, दूसरे अपोजिशन की कोई सियासी जमात भी नहीं थी। देखे ना, उसकी क्या नाम है, जो ज़ियाउर रहमान की बेगम थी, उसकी भी कोई उनको पॉलिटिकल सपोर्ट नहीं थी। वो इसी मामलात को देखते हुए वोट के अमेरिका चली गई हैं। उन्हें पता था कि ये सस्टेन नहीं कर सकते। अब हुआ क्या है कि इसके पीछे मुहर्रिकात ये हैं कि ये मामला ये चल रहा है कि ओवरऑल इकोनॉमिकली आप लोग देखें तो कंट्री अभी स्टेबल नहीं हो रहा। कि उसकी रीज़न ये है कि ये इनके पास कोई एडमिनिस्ट्रेशन भी नहीं है, ये कोई अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर भी नहीं है। जो इन्होंने, आप ये कह लें कि वो नहीद सलीम जो हैं, जो इनके आप ये कह लें, जिन्होंने अभी बांग्लादेश सिटीज़न पार्टी बनाई थी, नई पॉलिटिकल पार्टी भी बनाई, उस नई पॉलिटिकल पार्टी पर दोबारा बात वहाँ पर चली गई। जब वो पार्टी बनी तो मेरे जहन में एक आइडिया आया कि हो सकता है कि बांग्लादेश दोबारा इलेक्शन की तरफ चला जाए। अगर इलेक्शन में चला जाता है तो फिर किसी हद तक आप लोग ये कह सकते हैं कि उसके हालात, क्योंकि अल्टीमेटली जहाँ पे आप लोगों की पिछली 20 साल से वहाँ पे डेमोक्रेटिक सेटअप चल रहा था, जैसा भी था, डेमोक्रेसी, फर्स्ट फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी इज बेटर देन द बेस्ट फॉर्म ऑफ डिक्टेटरशिप। उसमें अब ये था कि डिक्टेटर, जाहिर बात है अभी भी चल वहाँ पे डिक्टेटरशिप ही रही है, जहाँ पे नॉन इलेक्टेड बंदे आके बैठे हुए हैं। ये जो रेवोल्यूशन होता है, खूनी इनकलाब, ये खूनी इनकलाब तो एक आ गया, 1200 बंदा जो है उसका वहाँ पे शहादत के बाद उन्होंने तख्ता पलट तो कर दिया। लेकिन मसला ये है कि उनके पास क्या वो पॉलिटिकल थॉट्स थी, वो क्या मुल्क को स्टेबल करने, उन्होंने शेख हसीना वाजिद से जान छुड़वा के मुल्क को तो दोबारा अंधेरों में डाल दिया। अब ये कह लें कि इलेक्ट्रिसिटी क्राइसिस वहाँ पे पैदा हो गया। उसके बाद आप ये कह लें टेक्सटाइल क्राइसिस वहाँ पे शुरू हो गया। जॉब अपॉर्चुनिटी, कितने लोग हैं जिन्होंने नौकरियों से हाथ धोया। भूखमरी का आलम वहाँ पे ये है कि लोगों को, आप ये कह लें कि वहाँ पे 3 टाइम का खाना लोगों को मिलने को, महंगाई हद से ज्यादा बढ़ चुकी हुई है। इन्फ्लेशन रेट आप ये देखें वहाँ पे, मैंने अभी सुन रहा था 38% इन्फ्लेशन रेट आ गया। और शेख हसीना वाजिद के दौर में जो इन्फ्लेशन रेट था वो 5 to 7% तक था। उसकी रीज़न क्या थी कि उनको सपोर्ट कर रही थी इंडियन आप ये कह लें कि डोमिनेट गवर्नमेंट थी। इंडिया वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी आप ये कह लें बांग्लादेश में 70% इलेक्ट्रिसिटी इंडिया प्रोवाइड कर रहा है। टेक्सटाइल की मेजर 70% इन्वेस्टमेंट जो है वो इंडिया की है। उसमें जॉब, आप ये कह लें कि आपका ट्रीटमेंट जो है बांग्लादेश वो इंडिया में करवाना जाता था। आप ये देखिए पिछले 7 महीनों में बांग्लादेश में कितनी फैक्ट्रियां बंद हो चुकी हैं। लोगों को जो है वो कई महीनों से तनख्वाहें नहीं मिली। लाखों लोग बेरोजगार होकर सड़कों पर निकल आए हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं। कोलकाता में आप लोग देख लेना, जो उनका कैपिटल सिटी है, राजधानी है, वहाँ पे अगर आप लोग देखें, वहाँ पे 70% आप ये कह लें कि वर्क फोर्स जो थी वो घरों को चली गई है। ये एक मोहतात अंदाजे के मुताबिक, जहाँ पे कैपिटल सिटी में 70%, जहाँ पे वहाँ पे उस वक्त एम्प्लॉयमेंट रेशियो शेख हसीना वाजिद के दौर में 91% था। 91% आप ये कह लें कि मोर देन 70% लोग घरों को चले गए जिनके पास रोजगार हो। ये दंगे फसाद, देखें, ये जो इंस्टेबिलिटी होती है, ये जो दंगे फसाद होते हैं, जो कयास होता है ना, ये पैदा ही सिर्फ इसलिए होता है जहाँ पे आप लोगों को हकूक नहीं मिल रहा। लोगों के पास, जब जिस कंट्री में रोजगार नहीं ना होगा, लोगों के पास करने को कुछ नहीं होगा, वो फिर इन पॉलिटिकल एक्टिविटीज में, इस आप ये कह लें कि एक्सट्रीमिज्म में, इसमें वो इन्वॉल्व हो जाए। और यही मामला जो कहा था कि शेख हसीना वाजिद के जाने के बाद बांग्लादेश के हालात संभल जाएंगे, संवर जाएंगे। इतने महीने होने के बावजूद भी ना तो ये बांग्लादेश के अंदर इलेक्शन करवा सके हैं और ना ही बांग्लादेश के हालात पर कंट्रोल पा सके हैं। आप देखिए कि बांग्लादेश के अंदर ह्यूमन राइट्स की कितनी वायलेशन हो रही है। देखिए, वो आप ये देखें ना, हम पाकिस्तान में है ना, पाकिस्तान में हम यहाँ पे बड़े धड़ल्ले से कहते हैं और हम लोग ऑन करते हैं कि हम यहाँ पे रिस्पॉन्सिबल है माइनॉरिटीज़ के, बीइंग अ मुस्लिम।
जहाँ पे भी दुनिया में जहाँ पे भी ऐसे इस तरह के कोई मामलात होते हैं तो हम कहते हैं कि हम रिस्पॉन्सिबल हैं, हमारे पास हमारा इस्लाम भी ये कहता है। मुल्क पाकिस्तान जब बना था तो कायद आज़म ने कहा था कि आप सब लोग आज़ाद हैं, कोई मंदिर में जाना चाहता है, कोई मस्जिद में जाना चाहता है, कोई चर्च जाना चाहता है, कोई गुरुद्वारे में जाना चाहता है, वो सारे आज़ाद हैं, वो जाएं। ये रियासत पाकिस्तान जो है, ये पाकिस्तान की सरजमीन, ये सब के लिए इक्वल राइट्स होंगे। अब हम बांग्लादेश में भी यही बात करते थे, लेकिन बांग्लादेश में अब ये जहाँ पे भी जब दंगे फसाद होना, चाहे माइनॉरिटी के साथ हो, मेजोरिटी के साथ हो, अल्टीमेटली वो इंस्टेबिलिटी की तरफ ले जाते। और इंस्टेबिलिटी आपने देखा कि वहाँ पे हिंदुओं के साथ इन्होंने, हिंदुओं पे दूसरे जो माइनॉरिटी थी वहाँ पे इन्होंने क्रैकडाउन शुरू किया। उससे रीज़न क्या हुई कि वो जो बड़े बड़े बिजनेसमैन थे, बड़े बड़े टाइकॉन थे बिजनेस के, जो कि अब ये कह लें कि गैर मुस्लिम थे, वो अपना सरमाया निकालना उन्होंने शुरू कर दिया। अब आर्मी, आप ये देखें ना, ये जो गवर्नमेंट बनी हुई है ना, इस पर जो पोलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, जो आप इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी है, इसका प्रेशर आपको लगता है कि ये डॉक्टर मोहम्मद यूनुस पे है या नहीद इस्लाम पे? किसी पे भी नहीं है। जो इनकलाब के जरिए आई हुई उनको किसी के, उनको तो आप ये कह लें कि ना रियासत की नज़ाकत का ही नहीं पता होता। अब इमरजेंसी क्यों नाफिज कर दी गई है बांग्लादेश में? अब किसका तख्ता पलट होने की तैयारी हो रही है? मोहम्मद यूनुस ऑलरेडी रियासत पर जो है काबू पाए हुए हैं, बराजमान है। यूनुस के बारे में कहते हैं कि वो ऑलरेडी ना रियासत की पेरोल पे हैं, आर्मी की पेरोल पे हैं। पेरोल का लफ्ज़ यही कहने वाली थी कि ऑलरेडी आर्मी जो है उनके अंडर काम कर रही है, या वो आर्मी के अंडर काम कर रहे हैं। तो अब तख्ता पलट होने किसका वाला है बांग्लादेश में? अभी तो शेख हसीना वाजिद के जाने के बाद ये बांग्लादेश को संभाल नहीं पा रहे हैं। देखिए, मैंने ना ये जब इनकलाब आया था ना, मैंने ये कहा था कि ये एलिमिनेट नहीं कर पाएंगे शेख हसीना वाजिद को। और आज की खबर जो है, जिसमें आप लोग देखें, बांग्लादेश में 2 दफा इनका मार्शल लॉ लगा है। मार्शल लॉ लगने से 2 ही दिन पहले आर्मी चीफ कहता था कि हमारा इस तरह का कोई जो है ना वो इरादा नहीं है, और 2 दिन बाद मार्शल लॉ जो है लग जाता है। यही बोला है कि हमारा ऐसा कोई इरादा नहीं। अभी वकारुज़्ज़मान ने बोला कि हमारा है। पहली बात तो यह है कि जो आपका काम कर रहा है ना, आपका वकार मोहम्मद यूनुस साहब काम कर रहे हैं ना, वो मिलिट्री के अंडर काम कर रहे हैं, मिलिट्री उनके अंडर काम नहीं कर रही। वो मिलिट्री ही के, आप ये कह लें कि पपेट गवर्नमेंट है जो कि बैठी हुई है। अब मिलिट्री को जो आप, नो डाउट कि जितना भी आप बात कर लें, जनरल्स को जितनी भी बात कर लें, लेकिन रियासत की नज़ाकत का पता मिलिट्री को होता है। आप पाकिस्तान में बात करेंगे, हमारे पॉलिटिकल आप जितने भी लोग हैं, लेकिन रियासत की नज़ाकत का, हमारे यहाँ बलोचिस्तान का मसला उठा हुआ है ना, लोग मुंह उठा के बात कर रहे होते हैं बलोचिस्तान पे, लेकिन बलोचिस्तान के इशू की नज़ाकत का पता किसको है? मिलिट्री को है। मिलिट्री को ज़्यादा पता है कि इंसर्जेंसी जो बलोचिस्तान में हो रही है वो कौन करवा रहा है, कहाँ से हो रही है, उसका पता पॉलिटिकल क्या लोगों का, बिलावल को पता है क्या? नवाज शरीफ को पता है? चलो नवाज शरीफ को तो पता होगा, शहबाज शरीफ दूसरी दफ़ा प्राइम मिनिस्टर है, मरियम नवाज को नहीं पता। पॉलिटिकल जितने भी लोग हैं आपके, PMLN के हैं, PMLNQ के हैं, पीपल्स पार्टी, उनको नहीं पता कि बलोचिस्तान में इंसर्जेंसी की वजह क्या है। इसी तरह इंसर्जेंसी की वजह जो है वो मिलिट्री को बांग्लादेश में पता है कि इसमें यही जो कयास है कि ये जो मौजूदा सेटअप हमने बनाया था ये टोटल फेल हो चुका है, फ्लॉप हो चुका है। हम इलेक्शन में जाएंगे तो हो सकता है इलेक्शन में दोबारा यही लोग इलेक्ट होके आ जाएं। अब और इलेक्शन में ये है कि वो ये एक ना ग्राउंड सेटअप करे। अब ये मिलिट्री कू करेगी, मैं ये कह रहा हूँ 110% मिलिट्री बांग्लादेश की कू करेगी, वो कंट्रोल सारा अपने पास लेगी। उसकी रीजन है, अब मिलिट्री को मसला को नहीं, मिलिट्री ने पहले कू क्यों नहीं किया? मिलिट्री का ये इरादा था कि शेख हसीना वाजिद को ओवरथ्रो करके मिलिट्री कब्जा कर रहे, लेकिन उस वक्त ये था कि एक उबाल था, एक वबाल मचा हुआ था, और लोग जो है मिलिट्री के अगेंस्ट, उन्होंने कहा कि हमारी मर्जी की गवर्नमेंट बनानी। अब वही जो इनकलाबी थे, उनमें अभी तक जख्मी लोग जो हैं वो ठीक नहीं हो सके। हॉस्पिटल में उनके पास ड्रिप्स नहीं है, हॉस्पिटल में उनके पास इवन के दर्द खत्म करने वाले इंजेक्शन नहीं है, आप वाउंड को हील करने के उनके पास इंजेक्शन नहीं है। अब वो जो इनकलाब का कीड़ा था ना वो दब चुका है। वो लोगों को समझ आ गया कि ये जो इनकलाब हम लेके आए थे, कि ये जो इनकलाबी सेटअप था जो ऊपर जाके बैठ के, इनके बस की बात ही नहीं है कि रियासत को या रियासती मामलात को चला सके। अब बांग्लादेश में क्या होगा कि रिमूव कर दिया जाएगा मोहम्मद यूनुस को रिमूव कर दिया जाएगा, उसकी काबीना को रिमूव कर दिया जाएगा, और मिलिट्री करेगी क्या? वो कहेगी कि वी आर गोइंग टू बी हेल्ड एन इलेक्शन। वो इलेक्शन करवाने की तरफ जाएंगे, लेकिन जाएंगे नहीं। अभी तक वो दो तो नहीं करवा सके। आप देखें इलेक्शन की डेट कितनी बार अनाउंस की गई है, क्या अभी तक वो इलेक्शन करवाने में कामयाब हो सके? देखिए ना, यही है, उन्होंने चाहते ही नहीं थे ना। अब मोहम्मद यूनुस इलेक्शन लड़ेगा नहीं, मोहम्मद यूनुस काउंसलर का इलेक्शन नहीं लड़ सकता, वो काउंसलर का इलेक्शन नहीं जीत सकता। वो आप ये कह कि राज्यसभा का इलेक्शन तो बड़े दूर की बात है। वो तो जिस तरह इंडिया में केंद्र सरकार होती है और राज्य सरकार होती है ना, वो तो राज्य सरकार किसी सूबे का, आप ये कह लें कि मेंबर प्रोविंशियल असेंबली का इलेक्शन वो लड़ नहीं सकता और वो जीत भी नहीं सकता। उसकी रीज़न ये है कि पॉलिटिकल माइंड नहीं है। वो जितना बड़ा इकोनॉमिस्ट है, जितनी बड़ी उसकी खिदमत है, लेकिन पॉलिटिक्स में पब्लिक को एंगेज करना ये एक फन होता है, और ये पॉलिटिशियंस के पास ही होता है, ये किसी ब्यूरोक्रेट के पास नहीं होता, किसी टेक्नोक्रेट के पास नहीं होता, ये सिर्फ पॉलिटिशियन के पास होता है। और दुनिया को और बांग्लादेश की आवाम को ये समझ आ गई कि अल्टीमेटली बांग्लादेश के जो अंदर क्राइसिस है ना, क्राइसिस का जो सोल्यूशन है वो पॉलिटिकल गवर्नमेंट के पास है। और वो जो मेजोरिटी अभी भी, अगर आप लोग पाबंदी खत्म कर देंगे ना शेख हसीना वाजिद को या अवामी लीग को या ज़िया लीग को,
पॉलिटिकल एक्टिविटीज करने देंगे तो मेजोरिटी पार्टी उन्हीं की है। सिटीजन पार्टी इन्होंने बनाई है, बांग्लादेश सिटीजन पार्टी। क्या करेंगे, उनके पास तो फंड्स ही नहीं है, इलेक्शन कहाँ से लड़ेंगे? इलेक्शन लड़ने के लिए आपको बैकअप सपोर्ट चाहिए होती है। और आर्मी, आपको क्या लगता है कि आर्मी इनको सपोर्ट कर रही है या आर्मी इनकी फेवर में नहीं है? ना आर्मी स्टूडेंट्स की फेवर में, ना जिया अली की फेवर में। क्योंकि आर्मी को सबसे ज्यादा सपोर्ट किया शेख हसीना वाजिद ने, आर्मी को सबसे ज्यादा फंड्स दिए शेख हसीना वाजिद ने, आर्मी को जो बैकवर्ड आर्मी थी उसको डेवलप करके लेके आई है शेख हसीना वाजिद। शेख हसीना वाजिद ने उनको मिलिट्री की गाड़ियां दी हैं, उन्होंने उनको मराद दिए हैं। शेख हसीना वाजिद ने, आप ये कह लें कि मिलिट्री को स्ट्रॉन्ग किया है। अब मिलिट्री की ये स्ट्रॉन्गनेस ही थी कि आप ये देखें कि कई दफ़ा बांग्लादेश ने अगस्त से लेके अब मार्च तक 2-3 दफ़ा उन्होंने आंखें दिखाई हैं इंडिया को, लेकिन आंखें दिखाने का फायदा इंडिया के सामने तो यही है ना, बांग्लादेश वर्सेस इंडिया, ये है कि चींटी और हाथी का मुकाबला है। तो ये सारे मामला है। ये जो क्योस है ना, ये क्योस हल तब भी होना है जब इलेक्शन में, और इलेक्शन अगर आप करवाते भी हैं, सपोज ये इलेक्शन की तरफ चले जाते हैं, ये इलेक्शन करवा देते हैं, अवामी लीग को मिनहा कर देते हैं, डिलीट करके ये इलेक्शन करवाते हैं, कोई इलेक्शन नहीं होगा, कोई बंदा नहीं मानेगा और स्टेबिलिटी भी नहीं होगी। स्टेक होल्डर जो है ना रियासत के अंदर, एक होती है आपके पास पॉलिटिकल फोर्स, एक होती है आपके पास स्टेक होल्डर्स होते हैं। वो जो स्टेक होल्डर्स होते हैं ना, जो पॉलिटिकल पार्टीज से कनेक्टेड होते हैं, जो पॉलिटिकल पार्टीज को फंड करते हैं। अब जिन अक्सर हमें ये कहा जाता है कि वो जो बिजनेसमैन होते हैं, जो पॉलिटिकल पार्टीज को सपोर्ट कर रहे होते हैं, फ्यूचर में जाके गवर्नमेंट में जो पार्टी आती है उससे वो, आप ये कह लें कि मरात लेते हैं, उससे वो बजट्स लेते हैं, उससे वो फंड्स लेते हैं, लेकिन उसके अगेंस्ट उनकी पॉलिसी ये होती है कि वो रियासत को सपोर्ट करते हैं। सर, इस वक्त इंडिया और पाकिस्तान दोनों की नजरें जो है वो बांग्लादेश के ऊपर है। इंडिया देख रहा है कि पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान क्या चल रहा है, क्या बांग्लादेश के अंदर सियासी इस्तेकाम आ पाएगा या नहीं आ पाएगा? देखिए, पहली बात यह है कि इंडिया और पाकिस्तान ना दोनों, नो डाउट कि ये दोनों जो है ना वो देख रहे हैं कि बांग्लादेश के हालात किस रुख की तरफ जाते हैं, क्योंकि अभी तक क्योस अभी तक है। और क्योस सबसे बड़ा रियासत में, आप कह लें कि सबसे बड़ा, आप ये कह लें कि नासूर होता है जब तक रियासत में क्योस रहता है। अब इंडिया ने रिस्पॉन्सिबल, और इंडिया आपको पता है घात सियासतदान तो है ना, नरेंद्र मोदी वहाँ पे बैठा हुआ है, FJ शंकर है वहाँ पे, अजीत डोवल है वहाँ पे, राजनाथ है जो कि इंटीरियर मिनिस्ट्री का है। अब वो ऑब्जर्व कर रहे हैं, अभी तक उन्होंने कोई इंटरवीन नहीं की। आपने ये देखा कि बांग्लादेश ने काफ़ी दफ़ा धमकियां लगाई कि हम हमला करेंगे, हम बॉर्डर पे फोर्सेज लेके आएंगे, लेकिन उन्होंने उस पर रिटेलिएट भी नहीं किया, रिएक्ट भी नहीं किया, इवन कि रिस्पॉन्ड भी नहीं किया। रिटेलिएशन, रिएक्ट और फिर रिस्पॉन्ड, थर्ड आता है, उन्होंने रिस्पॉन्ड। मैं कहती हूँ उनका सब्र और तहम्मुल है भाई। देखिए, सब्र और तहम्मुल, और दूसरी बात ये कि उन्हें पता है कि ये माइंड ओवर मैटर, ठीक है, बांग्लादेश मैटर नहीं करता उनके लिए, वो कर रहे हैं ऑब्जर्व। पाकिस्तान ने क्या कि पाकिस्तान ने इंटरवीन किया। अब पाकिस्तान के मिलिट्री ऑफिसर भी वहाँ के गए, पाकिस्तान के जनरल वहाँ पे, आप ये कह लें कि सियासी लीडर्स जाके उन्हें मिल रहे हैं, ट्रेड कर रहे हैं, उनको चीनी दे रहे हैं, खाने पीने की चीजें दे रहे हैं, उन्हें असला प्रोवाइड कर रहे हैं। 2 वे डिस्कशन हुई। अब हमारे प्राइम मिनिस्टर ने उनकी चीफ एग्जीक्यूटिव के साथ मीटिंग भी की कि हम आपको प्रोवाइड करेंगे, हम वहाँ पे क्या प्रोवाइड करेंगे। पाकिस्तान जो ऑलरेडी पॉलिटिकल, पाकिस्तान दुनिया में सबसे बड़े पॉलिटिकल क्राइसिस में है पाकिस्तान। उसकी रीजन ये कि पहले पाकिस्तान में इलेक्शंस होते थे ना तो दुनिया मान लेती थी, थोड़ी बहुत ही धांधली होती। इस दफा पूरे का पूरा आपका इलेक्शन रिग्ड है। आप ये कहें कि एक माइनॉरिटी गवर्नमेंट जिसके पास टोटल, ये जो गवर्नमेंट ने जितनी पार्टीज बैठी उनको मिला के 50 सीटें नहीं बनती और एक पार्टी को बाहर निकाला हुआ, तो इनकी बात को आप लोग मानने को तैयार नहीं है। ये जितनी भी सपोर्ट देंगे ना, और दूसरी बात ये है कि बांग्लादेश की जो पब्लिक है ना, अभी तक उनके अंदर जो नासूर था ना पाकिस्तान मुखालफत का, वो भी खत्म नहीं हुआ। ये चंद लोग हैं, आप ये कह लें कि आप 7 to 8% वो लोग हैं जो चाहते हैं कि पाकिस्तान के साथ हमारे ताल्लुकात बेहतर हो, लेकिन जो सेंसिबल, जो पढ़े लिखे लोग हैं ना, उन्हें इस बात का अंदाजा है कि पाकिस्तान हमें क्या देगा। पाकिस्तान के साथ हमारा बॉर्डर भी शेयर नहीं है। पाकिस्तान हमारे कल को कहीं पे किसी के साथ कोई मसला बनता है तो पाकिस्तान क्या करेगा? इंडिया अपनी सरहद बंद कर देगा तो पाकिस्तान 1200 किलोमीटर का चक्कर लगा के पाकिस्तान आएगा? पाकिस्तान F-17 1200 किलोमीटर का चक्कर तय करके भेजेगा? नहीं भेजेगा। अल्टीमेटली उन्हें डिपेंड करना पड़े, क्योंकि जब तक वो इकोनॉमिकली मजबूत नहीं होंगे। एक नेगेटिव पॉइंट शेख हसीना वाजिद का ये था कि उसे लत लग गई थी इंडिया की, उसने टोटल अपनी इकोनॉमी को डोमिनेट कर दिया इंडिया पे। यही बात मैं कह रही हूँ कि इतने साल बांग्लादेश को इंडिया की सपोर्ट रही है, अब बांग्लादेश के ऊपर से इंडिया ने अपना हाथ उठा लिया, अपनी छतर छाया उठा लिया, तो क्या इंडिया की सपोर्ट के बगैर बांग्लादेश सरवाइव कर पाएगा? अब इस बात के ऊपर भी, इस पहलू के ऊपर भी सबकी नजरें हैं। हर मुल्क जो है इसके ऊपर नजरसानी कर रहा है कि इंडिया की सपोर्ट के बगैर क्या बांग्लादेश सरवाइव कर पाएगा। सर, आप देखें कि बड़े से बड़ा इंटरनेशनल इन्वेस्टर अब बांग्लादेश में जाकर इन्वेस्ट नहीं कर रहा। देखें, सर्वाइवल तो अब जो है ना, अगर बाउंड्री सर्वाइवल की आप बात कर रही हैं तो वो तो बांग्लादेश को बाउंड्री से तो कोई खतरा नहीं है। ना तो पाकिस्तान ने उसको अपने हिस्से में शामिल करना है, ना हिंदुस्तान के पास अपना बड़ा रकबा ना उसने करना है। नेपाल, भूटान, आसपास के अफगानिस्तान वाले इलाके हैं, ईरान वाले हैं, उन्हें उसकी जरूरत कोई नहीं है। लेकिन इकोनॉमिकली बांग्लादेश कोलैप्स कर जाएगा। मौजूदा कर गया है, हाँ कर गया है, इकोनॉमिकली वो कोलैप्स कर गया।
अब उसकी यही रीज़न है ना, उसकी रीज़न ये है कि इन्हें अब ये था कि ये जो गवर्नमेंट आई थी ना, अगर ये सेंसिबल होते ना, मैं अक्सर यही इनको कहता हूँ, ये सेंसिबल होते, इनके साथ पॉलिटिकल थॉट्स होती ना, ये इन्होंने मकसद तो इनका क्या था कि शेख हसीना वाजे से जान छुड़ा, इन्होंने शेख हसीना वाजे से जान छुड़ा ली, ये इंडिया के साथ दोबारा डेवलप करते, दोबारा रिलेशन बिल्ड करते। ये शेख हसीना वाज कहता है कि शेख हसीना वाजे को तो हमने वापस नहीं लेके आना, और इंडिया इनको ये कह भी नहीं रहा कि शेख हसीना वाजे को दोबारा सत्ता में लेके आए, वो नहीं लेके आएंगे। लेकिन अगर ये उनके साथ टाई अप करते ना दोबारा, और ये 5 से 10 साल बांग्लादेश दोबारा इंडिया के साथ चल के ना आहिस्ता आहिस्ता अपना पल्लू छुड़ाने की कोशिश करता, आहिस्ता आहिस्ता छुड़ाता जाता। नो डाउट कि उसको 10 साल लगते हैं। जो 55 साल की डोमिनेंसी थी इंडिया की, उसको आप लोग 55 दिनों में या 55 महीनों में ख़त्म नहीं कर सकते, आपको कम से कम 8 से 10 साल लगने थे। उन 8 से 10 सालों में ये एक फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाते। फ्री एंड फेयर इलेक्शन में अगर ये हसीना वाजिद को निकाल देते ना, हसीना वाजिद के अगेंस्ट ही लेके आना था, बांग्लादेश सिटीजन पार्टी तो गवर्नमेंट नहीं ना फॉर्म कर सकती थी। अब गवर्नमेंट में ये था कि जो मिलिट्री है उनकी मिलिट्री से भी लोगों को नफरत हो गई, मिलिट्री को भी नहीं आना जाने थे, ये ज़िया लीग को लेके आते। ये ज़िया लीग और बांग्लादेश फाउंडेशन है जो सिटीजन पार्टी जो है, उसका एक गठबंधन सरकार बनाते, एक कोलैबोरेशन गवर्नमेंट बनाते और इसको रन करने देते। मिलिट्री की इंटरवेंशन ये काम करते। अब पता है इनको सबको, अगर ये पॉलिटिकल पार्टी को लेके आते ना, बांग्लादेश में ज़िया लीग जो है उसका एक लंबा स्टेक रहा है, उसको वो स्टेक होल्डर के साथ कनेक्टेड है। स्टेक होल्डर के साथ जब तक किसी भी पार्टी को, रियासत के स्टेक होल्डर के साथ वो कनेक्टेड पार्टी को नहीं गवर्नमेंट में ले जाएंगे, बांग्लादेश नहीं चल सकेगा। अगर ये इलेक्शन करवा देते, अभी भी इनके पास चांस ये है कि ये फ्री एंड फेयर इलेक्शन की तरफ जाएं। इसमें शेख हसीना वाजिद को अवामी लीग को बेशक निकाल दें। ये अवामी लीग को उन्होंने कहा कि तो उनको इलेक्शन, सुप्रीम कोर्ट इनके हाथ में है, इलेक्शन कमीशन इनके हाथ में, उनको इलेक्शन लड़ने ही ना। लेकिन बाकी रीजनल जमात इस्लामी को लेके आए, बाकी रीजनल पार्टी जो उनको लेके आए, एक जब पॉलिटिकल पार्टी बाकी जितनी भी लेके आएंगे ना, 30% मेजोरिटी, 37% मेजोरिटी अगर अवामी लीग के पास है, उसके पास बाकी तो 73% है ना, इनको 51% चाहिए है। उन पब्लिक की जब ये गवर्नमेंट लेके आएंगे, और ये मोहम्मद यूनुस वगैरह जो है इनको निकालें, इलेक्टेड गवर्नमेंट जब ये लेके आएंगे, क्योस खत्म होगा। जब एक इलेक्टेड गवर्नमेंट आने के बाद क्योस खत्म, और उसके बाद फिर डेवलपमेंट, फिर उसके बाद जो इलेक्टेड गवर्नमेंट उसे पता होता है, ब्यूरोक्रेसी उन्हें फीडअप करती है कि हमने फलां के साथ ताल्लुकात रखे, उन्हें पता होगा कि हमने इंडिया के साथ किस हद तक एक लिमिटेड रिलेशन रखते हैं, किस तरह पाकिस्तान के साथ लिमिटेड रिलेशन रखते हैं, और उसके बाद ये बांग्लादेश को क्या से निकालेंगे। और दूसरी बात यह कि अब फिलहाल कू जो है वो मुझे नजर आ रहा है कि वो तो होना ही होना है, दोबारा मार्शल लॉ लगना ही लगना। अब ये है कि वकारो जमा एक लंबे अरसे तक हुकूमत करने के ख्वाहिशमंद है, जो कि वो करेंगे नहीं, इलेक्शन की तरफ जाएंगे, लेकिन साल 1.5 साल वो दोबारा जो है वो करेंगे। बांग्लादेश का बेड़ा गर्क होने वाला है। हाँ, आप ये कह लें कि फिलहाल तो कोलैप्स कर चुका है, फिलहाल बांग्लादेश कोलैप्स कर चुका है। अब आने वाले दिनों में कू के बाद क्या हालात होंगे, उसके बाद हम दोबारा आपके साथ बात करेंगे। कनेक्टेड रहिएगा लोग, हम आपको बताएंगे।